सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग जो अभी मैट्रिक एग्जामिनेशन हुआ है 2022 का, उसका ये संस्कृत का प्रश्न पत्र है। जैसा कि अभी आपको यहाँ स्पष्ट दिख भी रहा है, संस्कृत का प्रश्न पत्र है फर्स्ट सीटिंग का। यह संस्कृत का पत्र है फर्स्ट सीटिंग का, और जिसका मैंने एच सेट लिया है। सेट कोड जो है एच है। फर्स्ट सीटिंग में परीक्षा देने वाले बच्चों का सेट कोई भी हो, क्वेश्चन नंबर सिर्फ इधर उधर हो जाते हैं, क्वेश्चन वही है। इसलिए हम इसके इस वीडियो में, इस क्लास में जो 100 ऑब्जेक्टिव आपके आए हैं, मैट्रिक परीक्षा में हमें 50 ही बनाना होता है, लेकिन इस पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बताएंगे। इस वर्ष के मैट्रिक परीक्षार्थी मिलान कर लें, एकदम सही उन्हें मिल जाएगा, और जो आगे परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं 2023 बोर्ड या 24, उनके लिए लाभप्रद है। यहाँ लिखा भी होता है पेपर में कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। तो OMR पर कलर कौन सा रियल करना है वह हम देखेंगे। यह एक बच्चे का मैंने पेपर लिया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप इस चैनल पर नए हों, बिहार बोर्ड के छात्र हों, या कक्षा 6 से 12 तक के संस्कृत विद्यार्थियों को भी आप इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। हम उनके लिए हेल्पफुल कंटेंट बनाते रहते हैं। पहला क्वेश्चन, आ जाते हैं मुख्य विषय पर। मथ धन कत्वा। मथ धातु में जब कत्वा प्रत्यय लगेगा तो बच्चा सही उत्तर लिखा है, क्या हो जाएगा? मथित्वा, यानी इसका बी ऑप्शन जो है सही है। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? सर्वदा, सर्व में तद्धित प्रत्यय लगा है क्या? दा, और बन गया सर्वदा, यानी दू का सी ऑप्शन सही है, दा होगा। तीसरा क्वेश्चन है, रजकः का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो रजकः का स्त्रीलिंग हो जाता है रजकी, यानी 3 का डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 4 कहता अणोरणीयान महतो महियान, तो इसमें क्या हो जाएगा? महतो, यानी इस रिक्त स्थान में हो जाएगा महतो। और प्रश्न संख्या 5 है हमारा, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में मंत्रों की संख्या है 5, यानी 5 का बी ऑप्शन जो है हमारा सही है। 6 कहता है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में हमने पढ़ा है, किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने, यानी 6 का ए ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न संख्या 7 कहता है, काव्य मीमांसा के कवि कौन हैं? तो काव्य मीमांसा के कवि हम लोग जानते हैं कौन है? राजशेखर, यानी 7 का बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 8 में आ जाते हैं। 8 कहता है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो अलस कथा पाठ जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है, यानी 8 का सी ऑप्शन सही है। 9 कहता है कि अलस कथा कैसी कथा है, कैसी कहानी है? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा कि यह एक व्यंग्यात्मक कथा है, यानी 9 का डी ऑप्शन सही है। फिर हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 में, और 10 कहता है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय राजा थे कहाँ के? विजयनगर के, यानी 10 का ए ऑप्शन सही है। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। ऐसे भी हमको याद करके रखना है। प्रश्न संख्या 11 कहता है, भवत। भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? तो भवताम हो जाता है। षष्ठी बहुवचन में क्या हो जाता है? भवताम, यानी 11 का डी ऑप्शन हमारा सही है। आ गए प्रश्न संख्या 12 में। 12 कहता है कि तिष्ठति में धातु क्या है? तो तिष्ठति में क्या धातु है? अस्था। तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति चलता है, लेकिन उसकी मूल धातु क्या है? अस्था, यानी 12 का ए ऑप्शन सही है। 13 कहता है कि तुमुन प्रत्यय से बना अव्यय कौन सा है? तुमुन, तुमुन, तुमुन कहाँ लगा? हंतुम में, हन धातु में तुमुन लगेगा तो बन जाएगा हंतुम, यानी 13 का बी ऑप्शन हमारा सही है। 14 कहता है कि राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो तद्धित प्रत्यय यहाँ अण है। रघु में जब अण प्रत्यय लगता है तब बनता है क्या? राघव, यानी रघु की संतान। तो 14 का सी ऑप्शन सही है।
15 कहता है कि निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। निपुणा 15 क्वेश्चन कहता है, 15 का डी ऑप्शन सही है, टाप होगा। निपुण में टाप लगता है तो बन जाता है निपुणा, और निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, टाप। डी ऑप्शन सही है 15 का। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है। व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है। बच्चा ने सही यहाँ आंसर लगाया है, हितोपदेश। हितोपदेश से संकलित है। फिर आगे जाते हैं, बाघ के हाथ में क्या था। बाघ के हाथ में क्या था, कुश था। बाघ के हाथ में क्या था, कुश था, यानी 17 का सी ऑप्शन सही है। अस्नात हस्त कुश हस्त सरह तीरे ब्रूते कुश हस्त आया है, आप पाठ में पढ़ेंगे, व्याघ्रपथिक कथा में तो मिलेगा। कुश हस्त सरह यानी हाथ में कुशा लिए हुए सरोवर के किनारे पर बैठ करके बोल रहा था, तो कुश होगा। 17 का सी ऑप्शन सही होगा। कुछ लोग हम देखते हैं कि ऐसे उटपटांग भी उत्तर बता दिए हैं, उनके भ्रम जाल में न रहें। यहां आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 18, व्याघ्रपथिक कथा में कुत्र तव कंकणम किसका कथन है। कुत्र तव कंकणम यानी तुम्हारा कंगन कहाँ है, किसने कहा था, पथिक ने कहा था, यानी 18 का बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे हम आ गए प्रश्न संख्या 19 में, किसके बिना ज्ञान भार है। तो क्रिया बिना ज्ञान क्या है, भार है। यहाँ भी जो ए ऑप्शन है 19 का यह सही है। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो साधु का स्त्रीलिंग हो जाता है साध्वी, यानी 20 का डी ऑप्शन सही है। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, साध्वी, 20 का डी होगा। 21 कहता है कि जब अलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गया। कौन भाग गया, धूर्त भाग गए, क्योंकि वह जो है बनावटी आलस्य को धारण करके भोजन और वस्त्र ग्रहण कर रहे थे। तो अलसशाला में आग लगी तो कौन भाग गया, धूर्त, यानी 21 का सी ऑप्शन सही है। फिर 22 आ गया। 22 कहता है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, यानी 22 का ए ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 23 में, और ये कहता है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए। तो भारतवर्ष के प्रति होनी चाहिए देशभक्ति। हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश के अन्न जल को ग्रहण करके हम सजीव हैं, उस देश के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। 23 का डी ऑप्शन सही है। फिर आगे पहुंचते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 24 में। 24 कहता है कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो किशोरी में स्त्री प्रत्यय है इंगीप, यानी इसका सी ऑप्शन सही है, 24 का सी। 25 कहता है कि ज्ञान धन मतुप से कौन सा पद बनेगा। ज्ञान में जब मतुप लगेगा तो क्या बन जाएगा, ज्ञानवान, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए 26 में कहता है कि सानच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है। सानच का उदाहरण क्या है, वर्तमानम, यानी डी ऑप्शन सही है। 26 का डी ऑप्शन सही है। सानच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है, वर्तमानम। 27 कहता है कि नमन, नमन में कौन सा प्रत्यय है। तो नम धातु में जब सत्री प्रत्यय लगता है तो अब बन जाता है नमन, यानी 27 का बी ऑप्शन सही है। आ गए हम 28 में। 28 कहता है कि ठक प्रत्यय के योग से कौन सा पद बना है। तो ठक का क्या हो जाता है, ईक, धर्म में ठक लगेगा तो क्या बन जाएगा, धार्मिक। यही एक डी ऑप्शन है जिसमें ठक प्रत्यय लगा है, धार्मिक। 29 कहता है कि भवेत किस लकार का रूप है। 29 भवेत किस लकार का रूप है, विधिलिंग लकार का, एत है, हो गया है ना। भू धातु में यहाँ एत है, भवेत, एत, एताम, एयु, यहाँ कहाँ चलता है, विधिलिंग लकार में चलता है, चाहिए अर्थ में। तो 29 का सी ऑप्शन हमारा सही है। और फिर हम आ गए 30 में, वाची, वाची में कौन सी विभक्ति है, वाची 30। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा बी, सप्तमी। ठीक है, वाची में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। 31 में आ गए, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है, कर्मवीर कथा में है, एकदम सही उत्तर 31 का ए ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए 32 में, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो हम सभी जानते हैं किस राज्य में हुआ था, गुजरात राज्य में, यानी 32 का सी ऑप्शन हमारा सही है। फिर हम आ गए 33 में, और 33 कहता है कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था। हम पढ़ाए हैं आप लोगों को, क्या नाम था, मूल शंकर। मैंने इस चैनल पर पूरी किताब ही पढ़ा रखी है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और व्याकरण भी। तो 33 का बी ऑप्शन जो है सही है। फिर 34 प्रश्न है कि रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ गए, कहाँ गए, घर गए,
रात्रि जागरण को छोड़ करके मूल शंकर कहाँ गए थे? घर गए, यानी 34 का ये ऑप्शन सही है। 35 का आता है कि स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? मथुरा। कहाँ पहुँचे? मथुरा, यानी 35 का बी ऑप्शन हमारा सही है। फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 36 पर, और 36 का आता है कि डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? डीएवी विद्यालय की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों ने किया था। कब किया था? तो 36 का सही उत्तर सी होगा, यानी 1883 ईस्वी में किया था। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1883 ईस्वी में। 37 का आता है कि मंदाकिनी का क्या अर्थ है? मंदाकिनी का अर्थ है गंगा। मंदाकिनी मीन्स गंगा नदी। मंदाकिनी का क्या अर्थ है? गंगा नदी। नीचे लिखा भी है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 के मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? चित्रकूट। कहाँ की गंगा का वर्णन है? चित्रकूट की गंगा का वर्णन है, यानी 38 का बी ऑप्शन सही है। 39 में आ जाते हैं। 39 का आता है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन हैं? वाल्मीकि हैं। 39 का सही उत्तर हो जाएगा सी। कौन है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि। 39 का सी। फिर आ गए हम 40 में, और यहाँ एक सेकेंड, 40 जो है, 40 कहता है राम ने विशालाक्षी कह करके किसको संबोधित किया था? सीता जी को संबोधित किया था, यानी 40 का ए ऑप्शन सही है। 41 कहता है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद होता है, यानी मरणोपरांत। 41 का ए ऑप्शन सही है। 42 कहता है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 होते हैं। 3 होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, 3 संस्कार होते हैं। 42 का सी ऑप्शन सही है। 43 कहता है कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना ही समावर्तन संस्कार कहलाता है, यानी 43 का ए ऑप्शन हमारा सही है। 44 में आ जाते हैं। 44 कहता है कि किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो उसका सही उत्तर होगा बी, विवाह। और फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 45 में, कहता है कि नीति श्लोकाः पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो हमारा सही उत्तर होगा विदुर नीति, ए ऑप्शन सही है। 46 कहता है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या योगेन रक्षते। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से होती है। योग माने अभ्यास, यहाँ योग के स्थान पर अभ्यास भी लिखे तो हमारा उत्तर सही है। 46 का सी ऑप्शन सही है। 47 आ गए। ये कहता है कि नीति श्लोकाः पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? सुख देने वाली क्या है? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा एका सुखावह आया है पुस्तक में। अहिंसा एका सुखावह, अहिंसा है जो सुख को प्रदान करने वाला है। तो 47 के बाद हम आ गए 48 में। 48 कह रहा है कि नीति श्लोकाः पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 10। नीति श्लोकाः पाठ में कितने श्लोक हैं? 10 श्लोक हैं। 49 प्रश्न है कि राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों का अध्ययन करना है, उनकी तपस्या है। यह उपदेश किसने दिया? गुरु जी ने दिया था, यानी 49 का सी ऑप्शन सही है, गुरु ने दिया था। 50 कहता है कि राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? किस गांव में हुआ था? हम सभी जानते हैं भीखनटोला, पढ़े हैं पुस्तक को, पढ़े ना हम लोग। कहाँ हुआ था? भीखनटोला में हुआ था राम प्रवेश राम का जन्म। फिर हम आ गए 51 में, जनक की सभा में कौन थी? गार्गी और वाचकनवी। वाचकनवी का नाम तो नहीं है, लेकिन गार्गी यहाँ उपलब्ध है, बी ऑप्शन सही है। 51 का बी। फिर हम आ गए 52 में, मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम, 52 का सही उत्तर हो जाएगा सी, गंगा देवी। 52 का सही उत्तर क्या होगा? सी, गंगा देवी। मधुरा विजयम किसकी रचना है? गंगा देवी की रचना है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर 53, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? 53 कहता है, 53 का सी उत्तर हो जाएगा, कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित है। 53 का सी। फिर आ गए हम प्रश्न संख्या 54, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद्य संकलित हैं? तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 2। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद्य संकलित हैं? 2 पद्य है, एक विष्णु पुराण का है और दूसरा भागवत पुराण का है। गुड। और 54 के बाद हम आ गए 55 में। 55 कहता है कि भारत महिमा पाठ में गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे,
यह पद्य किस पुराण से संकलित है? तो 55 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला पद्य है ना 55, तो इसका विष्णु पुराण होगा, यानी 55 का सी ऑप्शन हमारा सही है, विष्णु पुराण। 56 कहता है कि भारत भूमि सदा सेवित है, तो सदा सेविता सागर रम्य रूपा, सेवित किससे है? सागरों से है। 56 का ए ऑप्शन सही है। फिर हम आगे बढ़ गए। 57 कहता है कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? मैंने तीनों पढ़ाया आप लोगों के, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन क्यों किया जाता है। तो गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भ रक्षा। जो बच्चा गर्भ में पड़ गया माता के, उस माता के गर्भ की रक्षा हो, इसीलिए गर्भाधान संस्कार किया जाता है। 16 संस्कारों में यह भी एक क्या है? संस्कार है। आगे बढ़ते हैं। 58 कहता है कि नद्यः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, नद्यः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। 58 का सही उत्तर क्या है? नद्यः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण में कौन होगा? तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा बी, काह। स्त्रीलिंग है ना नदी, तो ये चलता है का, के, काह। इसके ऊपर तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, हाँ पढ़ लिए थे। चलिए 59 में आ गए हम लोग। कहता है कि मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो वीरेश्वर कौन था? मंत्री था, पढ़े हम लोग। 59 का ए ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 60 में, और 60 कहता है कि गोलघर कहाँ है? तो ये हम लोगों की राजधानी में विराजमान है। कहाँ है? पटना में है। ठीक है, अंग्रेजों ने इसे अनाज गोदाम बनवाया था, आज जो गोलघर के नाम से विख्यात है। तो 61 कहता है कि किम धन से कौन सा अव्यय बनेगा? तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा कुत्र, बी ऑप्शन सही है, कुत्र। किम में जब त्रल प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा कुत्र, यानी 61 का बी ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए 62 में। 62 कहता है कि पृष्ठवान, पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है? 62, तो 62 का हो जाएगा ए, कतौतु प्रत्यय है। पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है? कतौतु प्रत्यय है। आगे प्रश्न संख्या 63 कहता है हमारा कि हन धातु के लट लाकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा होगा? हन धातु लट लाकार प्रथम पुरुष बहुवचन, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा घ्नन्ति। अय्या, इसको और ऊपर करना पड़ेगा, ये हो जाएगा डी, घ्नन्ति होगा ना। 63 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। फिर हम आगे बढ़ते हैं 64 में, और 64 कहता है कि किस समास का उभय पद प्रधान होता है? उभय पद माने दोनों पद प्रधान होता है, तो वह हो जाएगा द्वंद्व। जिसका दोनों पद प्रधान वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व। पढ़ाया मैंने। 64 का जो है ए ऑप्शन सही है। आगे हम प्रश्न संख्या 65 पर। कहता है कि किस पद में स्वर संधि है? शयनम, इसी में है। सेधन अनम, अयादि स्वर संधि है ना, सेधन अनम शयनम। तो 65 का ए ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए 66। 66 कह रहा है कि कंकणम का संधि विच्छेद क्या होगा? कंकणम, कंकणम। तो कंकणम 66 का हो जाएगा कम धन कणम, कंकणम, बी ऑप्शन सही है। 66 का हो गया बी। फिर हम पहुंच गए 67, और 67 कहता है कि एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा, एतद्दन श्रुत्वा की संधि क्या होगी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, एतत् श्रुत्वा, ये हो जाएगा। 67 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर हम पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 68 में, और 68 कहता है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ए, कर्णभार नामक रूपक से संकलित है। ठीक है, अब हम आ गए 69 में। 69 कहता है कि वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? तो हम जानते हैं अशांति के कितने कारण हैं? 2, द्वेष और असहिष्णुता। नहीं, 69 का ए ऑप्शन सही है। फिर हम पहुंच गए 70 में। शास्त्रकाराः पाठ किस शैली में है? शास्त्रकारा जो पाठ है वह प्रश्नोत्तर शैली में है, इसका जो है बी ऑप्शन सही है। 70 का क्या हो जाएगा? बी। अब हम आ गए 71 में। कह रहा है कि अलसा नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? अलस कथा।
यानी इसका जो है बी ऑप्शन सही है, 71 का बी। आ गए 72 में ही कहता है कि तन मध्य पद में कौन सी संधि है, तो तत् धन मध्य होता है, यहाँ व्यंजन संधि है, इसका बी ऑप्शन सही है। 72 का क्या हो जाएगा, बी। और फिर हम आ गए 73 में। 73 कहता है कि मुनिरयम में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो मुनि धन अयम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 73 का जो है मिल रहा है हमारा डी ऑप्शन सही है, ये डी सही है। विसर्ग धन अ पूछ रहा है ना कि किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग होगा और बाद वाले पद का प्रथम वर्ण क्या होगा, अ होगा। मुनि में विसर्ग, अयम में अ, इन दो वर्ण है विसर्ग धन अ, डी ऑप्शन सही है। आ गए 74 में हम पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा, पित्रादेश पितृधन आदेश, यानी 74 का ए ऑप्शन हमारा सही है, पितृधन आदेश। फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 75 में, और ये कहता है कि निह धन रोग की संधि क्या होगी, निह धन रोग बन जाएगा निरोग, 75 का जो है बी ऑप्शन सही है, निरोग। 76 कहता है कि नरेश किस संधि का उदाहरण है, नर धनेश नरेश नहीं, स्वर संधि है, यानी 76 का बी ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए कहाँ 77 में। 77 कहता है कि किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है, तो वह हो जाता है नए समास। पहला पद जब नकारात्मक होगा जिस समास का, तो वह समास जो है नए समास कहलाता है, यानी 77 का सी ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए 78 में, और ये कहता है कि बहिः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो बहिः योगे पंचमी, हम लोग कारक प्रकरण में इसका अध्ययन किए हैं। बहिः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी, 78 का ये ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए 79 में। 79 कहता है कि भित्रार्था नाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा है, भी और त्रा धातु के योग में जिससे भय और रक्षा की जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है, बाला सर्पात विभेति, इसका जो है सी ऑप्शन सही है, 79 का सी ऑप्शन सही है। आ गए 80 में। 80 कह रहा है कि वी उपसर्ग किस शब्द में है, वी उपसर्ग, हाँ विवाह, यहाँ वी उपसर्ग उपलब्ध है आपका। तो आगे बढ़ते हैं अब 81 में। 81 कहता है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, पहले पाठ में ही हम लोगों ने पढ़ा है, सत्य का मुंह ढका हुआ है। हिरण्यमयीन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, सुनहले पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, पढ़े हैं हम लोग। फिर आ गए हम प्रश्न संख्या 82 में। 82 कहता है कि चंचला पद में कौन सी विभक्ति है, कौन सी संधि है, तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा ए, व्यंजन संधि है। फिर हम आ गए 83, कह रहा है कि किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़ करके एक साथ मिल जाते हैं किसमें, समास में। एक पदी भाव समास, जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके एक पद हो जाते हैं उसे समास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 84 कहता है कि प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा, तो प्रजानाम तंत्रम, प्रजातंत्रम, 84 का ये ऑप्शन सही है। आ गए हम 85 में। 85 कह रहा है कि पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो द्वितीया तृतीया और पंचमी तो होती है लेकिन चतुर्थी नहीं होती, यानी इसका ए ऑप्शन सही है। पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो चतुर्थी। होती है कौन, द्वितीया तृतीया पंचमी। आगे प्रश्न संख्या 86 कहता है कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम, सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है, तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा सी, उदिते सूर्ये सह गृहम गता। और फिर आ गए हम 87 में। अब कह रहा है कि निकषा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा डी, द्वितीया विभक्ति होती है। निकषा अव्यय के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। और 88 आ गए संभवम। संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है, 88 कहता है कि संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो 88 का जो है ए ऑप्शन सही है, सम उपसर्ग है। फिर हम आ गए 89 में। धनुषा में मूल शब्द क्या है, तो धनुषा का मूल शब्द है धनुष, और धनुष में हलंत लग जाएगा, धनुष।
आ गए हम 90। कहता है कि अस्थि, अस्थि किस धातु का रूप है? अस्थि। तो अस्थि जो है अस धातु का रूप है, यानी 90 का ए ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए 91। 91 कहता है, 91 कहता है कि तस्मिन पद का मूल रूप क्या होगा? तो तस्मिन बनता है तत्, इसका मूल रूप क्या हो जाएगा? तत् हो जाएगा, पुल्लिंग में हो जाएगा तस्मिन, तस्मिन तयोः तेषु। तो 91 का ए हो गया। अब आ गए हम 92 में। 92 कहता है कि निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है? 92, तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा निवेदनम, नी उपसर्ग है, डी ऑप्शन जो है सही है। अब आ गए हम 93, और 93 कहता है कि किस पद में परि उपसर्ग है? परि उपसर्ग किस में है? तो परि उपसर्ग है परिणामम, यानी 93 का जो है ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 94 कहता है कि किस वाक्य में सप्तम्याधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा सी, आगते रामे मोहनः गृहं गतः। 94 का सी ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए 95, और 95 कहता है कि अनंतरम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा डी, पंचमी विभक्ति होती है। अब आ गए हम 96, और कहता है कि पक्षी वृक्षम उपवसति। 96 कहता है कि पक्षी वृक्षम उपवसति वाक्य में किस सूत्र का उदाहरण है? तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा उपान वध्यांग वसः। क्या हो जाएगा? उपान वध्यांग वसः। और प्रश्न संख्या 97 कहता है कि उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो मैंने अध्ययन किया है उक्ते कर्मणि प्रथमा, यानी इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ सही है। 97 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 98, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलम कंठम यस्य स भगवान शिवः, नहीं, तो कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। 98 का सी ऑप्शन हो जाएगा। नीलकंठ में समास है बहुव्रीहि। फिर है प्रश्न संख्या 99, कह रहा है कि किस पद में द्विगु समास है? तो द्विगु समास है सप्तपदी में, संख्या पूर्वे द्विगु। जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास होता है, तो 99 का डी ऑप्शन सही है। और अब अंतिम प्रश्न देखते हैं, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? तो उत्तर पद प्रधान क्या? तत्पुरुष, यानी तत्पुरुष समास होता है। 100 का जो है ए ऑप्शन हमारा सही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन हम लोग कर लिए। आप बिल्कुल मिलान कर लें, मैट्रिक परीक्षा में आप एकदम सही सही मैंने बता दिया है आपका कितना आया है। और भी जो हमारे आगामी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र हैं, जो इस वर्ष 10वीं में पढ़ रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो अत्यंत उपयुक्त है। और भी जो इसका शेष भाग है, जो गद्यांश है, पत्र लेखन है, अनुच्छेद है, और जो प्रश्न उत्तर है लघु उत्तरीय 16 अंक का, वह भी हम आपको बहुत जल्दी प्रदान करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा अवश्य लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी अपना मिलान करके जानें कि उन्हें इस पत्र में कितना अंक मिल रहा है। फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद।